तो बच्चों आज हम क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट करेंगे। ये पार्ट 3 है वीडियो का। पार्ट 1 और पार्ट 2 पहले अपलोड हो चुका है यूट्यूब पे। और जिस बच्चे ने अगर पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है तो पहले बच्चों को जाके देखो, क्योंकि वहाँ से आपको मैंने सारा बेसिक्स बताया है कि केमिकल इक्वेशन बनती कैसे है। ठीक है, अगर वो आपने सीख लिया तो आपको केमिकल इक्वेशन को रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 8 जो आपकी एनसीईआरटी बुक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या लिखा हुआ है बच्चों? क्वेश्चन नंबर 8 में हमें केमिकल इक्वेशन लिखनी है और हमें क्या दे रखा है, यह है कि पोटेशियम, जस्ट मैं चेक करूंगी रिकॉर्ड ठीक हो रहा है। ओके, तो बच्चों क्वेश्चन है कि पोटेशियम ब्रोमाइड प्लस बेरियम ब्रोमाइड गिव राइज टू पोटेशियम आयोडाइड प्लस बेरियम ब्रोमाइड। ठीक है, तो सबसे पहले हमें पोटेशियम ब्रोमाइड को बनाना है। ठीक है, तो इसमें हमारे पास नाम से क्लियर हो गया, पोटेशियम और ब्रोमाइड का ब्रोमीन है। ठीक है, तो पोटेशियम का सिंबल क्या है के, और ब्रोमाइड इनके ब्रोमीन का सिंबल है Br। पोटेशियम का एटॉमिक नंबर कितना है 19, और मैजिक नंबर क्या था हमारे पास, क्या है 2, 10, 18, 36, 54। तो 19 के पास वाला मैजिक नंबर कौन सा है 18, कितने का डिफरेंस है दोनों में 1 का, तो 1 आ जाएगा। ब्रोमाइड का एटॉमिक नंबर 35 है, सबसे पास वाला मैजिक नंबर क्या है 36, तो कितने का गैप है 1 का, तो यहाँ पे 1 लिख देंगे। ठीक है, सबसे पास वाला मैजिक नंबर क्या है 36 है और एटॉमिक नंबर इसका 35 है, तो 1 का गैप है, तो इसको इससे क्रॉस करेंगे, यानी पोटेशियम भी एक बार आएगा। ठीक है, और ब्रोमीन भी एक बार आएगा, तो क्या फॉर्मूला बन जाएगा KBr, यहाँ पे लिख देंगे KBr प्लस आगे है बेरियम आयोडाइड, है ना। अब बेरियम आयोडाइड का बनाना है, तो जैसे नाम से क्लियर है हमारे पास कि इसमें हमारे पास दो एलिमेंट है, एक तो बेरियम और दूसरी क्या है आयोडीन। ठीक है, तो बेरियम लिख देंगे यहाँ पे और आयोडाइड का मतलब कि आयोडीन। बेरियम का सिंबल क्या है Ba, और इसका एटॉमिक नंबर कितना है 56, आयोडीन का I। ठीक है, एक चीज आप ध्यान रखना बच्चों, जैसे आपके पास है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सारे 17 ग्रुप नंबर के एलिमेंट हैं पीरियोडिक टेबल में, इन सभी की वैल्यू 1 होती है। ठीक है, तो यहाँ पे 1 लिख देंगे। ठीक है, तो 53 इसका एटॉमिक नंबर है, तो सबसे पास वाला जो मैजिक नंबर कितना है 54 है, तो 53 और 54 में कितने का गैप है 1 का, और बेरियम का एटॉमिक नंबर कितना है 56, तो इसके पास वाला मैजिक नंबर कितना है 54, तो दोनों में कितने का गैप है 2 का, तो इसके नीचे 2 लिख देंगे। ठीक है, तो इसका क्या फॉर्मूला बन जाएगा, बेरियम एक बार आयोडीन दो बार, तो क्या फॉर्मूला बनेगा BaI2, तो आप लिख देंगे BaI2, फिर आगे एरो। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है पोटेशियम आयोडाइड। अब पोटेशियम आयोडाइड आ गया, तो पोटेशियम का सिंबल, इसमें दो एलिमेंट है हमारे पास, पोटेशियम और आयोडाइड का मतलब कि आयोडीन। पोटेशियम का सिंबल K और आयोडाइड यानी आयोडीन का सिंबल I। पोटेशियम का एटॉमिक नंबर 19, आयोडीन का एटॉमिक नंबर 53, तो पोटेशियम का सबसे पास 19 के सबसे पास वाला मैजिक नंबर 18, तो दोनों में कितने का गैप है 1 का। आयोडीन का एटॉमिक नंबर कितना है 53, सबसे पास वाला मैजिक नंबर 54, कितने का गैप है 1 का, तो 1 लिख देंगे। तो क्या बन जाएगा फॉर्मूला, पोटेशियम एक बार आयोडीन एक बार, तो Ki आ जाएगा। फिर आगे प्लस, आगे है बेरियम ब्रोमाइड, है ना। तो बेरियम ब्रोमाइड, तो इसमें हमारे पास दो एलिमेंट का नाम से क्लियर हो गया, तो बेरियम है और दूसरा क्या है ब्रोमीन। तो बेरियम का सिंबल क्या है Ba, आयोडीन का ब्रोमाइड का सिंबल है, ब्रोमाइड का मतलब ब्रोमीन, ब्रोमीन का सिंबल Br। बेरियम का एटॉमिक नंबर 56, ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर 35, तो सबसे पास वाला मैजिक नंबर इसके कौन सा है 54 है, कितने का गैप है 2 का, तो यहाँ पे 2 लिख देंगे इसके नीचे। ब्रोमीन, इसका एटॉमिक नंबर कितना 35, सबसे पास वाला मैजिक नंबर 36, तो इन दोनों में कितने गैप है 1 का, तो 1 लिख देंगे। तो फॉर्मूला बनेगा Ba एक बार ब्रोमीन दो बार, तो BaBr2 बन जाएगा। अब लिख देंगे BaBr2। ठीक है, तो ये आपकी इक्वेशन बन गई। ठीक है बच्चों, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो आपका हो गया A 8th का, और उसका B पार्ट यहाँ पे एक बार चेक कर देना, वीडियो रिकॉर्ड ठीक हो रही है। ओके,
तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, जिंक कार्बोनेट हमें क्या देता है, जिंक ऑक्साइड और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड। अब सबसे पहले हमें जिंक कार्बोनेट का फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। तो इसमें दो चीजें हमारे पास, एक तो जिंक है और दूसरा क्या है, कार्बोनेट। तो जो जिंक का सिंबल है वो क्या है, Zn, और कार्बोनेट का सिंबल है CO3। ठीक है, और जिंक के लिए मैंने आपको वैल्यू बताई थी पहले वाली वीडियो में, जिंक के लिए वैल्यू आपको लिखनी है 2 और कार्बोनेट के लिए भी वैल्यू होती है 2। ये मैंने जो आपका फर्स्ट पार्ट है उसमें आपको बताया था, जो वैल्यूज मैंने आपको नोट करवाई थी मैंने नोट करवा दी। ठीक है बच्चों, तो इसमें हम क्या फॉर्मूला क्या अपना, Zn2 और CO3 भी 2 बार है तो CO3 का ट्वाइस, तो यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो क्या बन जाएगा ये ZnCO3। तो यहाँ पे ZnCO3 लिख देंगे, गिव राइज टू। आगे आ गया जिंक ऑक्साइड, है ना। तो जिंक ऑक्साइड आ गया बच्चों। तो इसमें देखो हमारे पास दो एलिमेंट है, एक तो जिंक है और ऑक्साइड का मतलब क्या है कि ऑक्सीजन। तो लिख देते हैं यहाँ पे, तो जिंक और ऑक्साइड का ऑक्सीजन, जिंक के लिए वैल्यू 2, ये मैंने आपको लिखवा रखी है। ठीक है, और ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना है बच्चों, हमारे पास 8। ठीक है, और सबसे पास वाला मैजिक नंबर कितना है इसका, 10। तो 8 और 10 में कितने का गैप है बच्चों, 2 का, तो इसके नीचे 2 लिख देंगे। तो क्रॉस करेंगे तो फॉर्मूला बनेगा इसका Zn2O2। अब 2 से 2 कैंसिल कर देना तो क्या बन गया ZnO। तो ZnO और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, इसका तो नाम से क्लियर है, डाई ऑक्साइड, डाई का मतलब 2, ऑक्साइड का मतलब ऑक्सीजन। ठीक है, कि एक कार्बन है और 2 ऑक्सीजन है तो CO2 आ जाएगा। ठीक है, कार्बन डाई ऑक्साइड, डाई का मतलब कि 2 ऑक्सीजन। ठीक है, समझ आ गया बच्चों। चलो इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट है बच्चों, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन गिव राइज टू हाइड्रोजन क्लोराइड। ये मैंने फर्स्ट पार्ट में बताया था आपको कि जहाँ पे हाइड्रोजन आ जाए तो वहाँ पे आपने लिखना है H2, और जहाँ पे अकेला क्लोरीन आ जाए वहाँ पे आपने लिखना है Cl2। फर्स्ट पार्ट में बताया था बच्चों। आगे लिखा हुआ कि हाइड्रोजन क्लोराइड, है ना। तो अब इसमें नाम से क्लियर है कि इसमें 2 एलिमेंट है हमारे पास, कि एक तो हाइड्रोजन है और क्लोराइड से मतलब कि क्लोरीन है। तो यहाँ पे लिख लेंगे हाइड्रोजन का सिंबल H और क्लोरीन का सिंबल Cl। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना है 17। अब 1 के सबसे पास वाला मैजिक नंबर कितना है 2, तो इसमें इसमें कितने का गैप है 1 का, यहाँ पे 1 लिख देंगे। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना है 17 और उसके सबसे पास वाला मैजिक नंबर कितना है 18। तो 18 और 17 में कितने का गैप है 1 का, तो इसके नीचे 1 डाल देंगे। तो इनके हाइड्रोजन भी एक बार आ रहा है और क्लोरीन भी एक बार आ रहा है, तो क्या बन जाएगा HCl। ठीक है बच्चों, ये इसकी केमिकल इक्वेशन बन गई। अच्छा बच्चों, इसमें देखो मैं इन इक्वेशंस को बैलेंस नहीं कर रहा अभी। ठीक है, अभी सिर्फ केमिकल इक्वेशन लिख रहा हूँ। बैलेंस कैसे करने हैं उसके लिए मैं आपके लिए एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, कि उसमें आपको एक तरीका बताऊंगा कि जिसमें आप किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हो। ठीक है, अभी आपको क्या सिखाया जाए कि केमिकल इक्वेशन लिखनी कैसे है। ठीक है, समझा गया। चलो नेक्स्ट नेक्स्ट उस पर चलते हैं क्वेश्चन पे। तो बच्चों नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है मैग्नीशियम प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और उससे हमें क्या मिल रहा है, मैग्नीशियम क्लोराइड और हाइड्रोजन मिल रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले मैग्नीशियम का सिंबल क्या है Mg, प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाम से क्लियर है हाइड्रोक्लोरिक, एक हाइड्रोजन और दूसरा क्या है क्लोरीन। तो अगर मैं अभी जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था हाइड्रोक्लोरिक, ठीक है, हाइड्रोजन क्लोराइड का ही दूसरा नाम हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। तो आप फॉर्मूला बनाओगे हाइड्रोजन और क्लोरीन लेके तो क्या बनेगा HCl बनेगा, ये एरो। आगे है मैग्नीशियम क्लोराइड। अब नाम से पता चल रहा है कि इसमें 2 एलिमेंट है, एक तो मैग्नीशियम है और क्लोराइड का मतलब क्या है क्लोरीन, कि एक मैग्नीशियम है और दूसरा क्या है क्लोरीन। तो मैग्नीशियम का सिंबल Mg, क्लोराइड का मतलब क्लोरीन का सिंबल Cl। जो मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर है वो क्या है 12, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17, इसका एटॉमिक नंबर कितना है 12 और इसके सबसे पास वाला मैजिक नंबर कितना है 10। तो इन दोनों में कितने का गैप है 2 का, तो यहाँ पे 2 लिख देंगे। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना है 17 और इसके सबसे पास वाला मैजिक नंबर कितना है 18। अब इन दोनों में कितने का गैप है 1 का, तो यहाँ पे 1 लिख देंगे। तो मैग्नीशियम एक बार आ रहा है और क्लोरीन 2 बार आ रहा है, तो क्या बन जाएगा इसका MgCl2। ठीक है, Mg एक बार और क्लोरीन 2 बार, तो MgCl2 बन गया, MgCl2। ठीक है, आगे प्लस, आगे लिखा हुआ है हाइड्रोजन, और मैंने आपको बताया था कि जहां पे अकेला हाइड्रोजन लिखा हुआ आ जाए तो वहां पे आपने क्या कर देना है H2। ठीक है, नोट कर लो इसको, वीडियो को पॉज करके नोट करते रहना बच्चों।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों? क्वेश्चन है कि व्हाट डज वन मीन बाय एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन, कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन किनको बोलते हैं और एंडोथर्मिक रिएक्शन किसको बोलते हैं। मैं आपको बता देता हूं कि जिन रिएक्शंस में हीट एब्जॉर्ब होती है, कि उन रिएक्शन को करवाने के लिए हीट देनी पड़ती है, तो ऐसे रिएक्शन को हम बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। और कुछ रिएक्शन ऐसे होते हैं कि जिनमें हीट रिलीज होती है, इनकी हीट निकलती है उन रिएक्शंस की वजह से, तो ऐसे रिएक्शन को हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, तो सबसे पहले एक्सोथर्मिक रिएक्शन देखें। एक्सोथर्मिक रिएक्शन, तो इसमें लिखेंगे दोज रिएक्शंस इन विच हीट इज इवॉल्व्ड आर कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। ठीक है, और एंडोथर्मिक रिएक्शन इसका ऑपोजिट होता है कि उन रिएक्शंस को करवाने के लिए हमें हीट देनी पड़ती है। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन, तो उसमें लिखेंगे दीज आर द रिएक्शंस in which heat is absorbed तो ये वो रिएक्शन है जिनमें क्या होता है, हीट हमारी एब्जॉर्ब होती है। ठीक है, इसको वीडियो को पॉज करके नोट कर लो बच्चों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों हमारा? नेक्स्ट है व्हाई इज रेस्पिरेशन कंसिडर्ड एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, कि जो हमारी रेस्पिरेशन प्रोसेस है, ठीक है, रेस्पिरेशन प्रोसेस मतलब जो हमारी सांस लेने की प्रोसेस है, उसको हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्यों कंसिडर करते हैं, ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखो इसका मतलब क्या है वो मैं आपको समझाता हूँ। क्योंकि जो बच्चों हमारा जैसे हम सांस लेते हैं तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन की कैटेगरी में आता है। कैसे आता है? जैसे मान लो आपने खाना खाया, ठीक है, तो खाने में आपके मान लो क्या है, ग्लूकोज C6H12O6 ग्लूकोज का फॉर्मूला है, यानी कि हमारे अंदर खाना जाके ग्लूकोज में कन्वर्ट हो गया। तो जैसे आप सांस ले, ये ग्लूकोज है, ठीक है, ग्लूकोज कैसे है, ग्लूकोज मतलब हम खाना ले रहे हैं, उसका फॉर्मूला मैंने लिख दिया C6H12O6। अब जैसे ही हमने सांस ली, तो अंदर क्या गया हमारे ऑक्सीजन, तो ये कंबाइन किसके साथ किया, O2 के साथ, क्योंकि हम सांस के थ्रू कौन सी गैस इनहेल करते हैं, ऑक्सीजन। तो जब ये ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता है तो दो चीजें बनती हैं, एक तो एनर्जी। अब पता लगे ना आपको कि खाना खाने से एनर्जी क्यों आती है, क्योंकि जब हमने खाना खाया तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, एनर्जी। और एक चीज और बनाता है, वो क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। और वो कार्बन डाइऑक्साइड जो बनती है वो हम सांस के थ्रू बाहर निकाल देते हैं अपने। ठीक है, समझ आया बच्चों? तो अब पता लग गया कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्यों कंसीडर करते हैं, रेस्पिरेशन को, सांस लेने की प्रोसेस को एक्सोथर्मिक क्यों कंसीडर करते हैं। ठीक है, क्यों करते हैं बच्चों? क्योंकि जो हमने खाना खाया है, जैसे हम पढ़ते हैं ना कि खाना खाने से हमें एनर्जी मिलती है, तो पता लग गया एनर्जी कैसे मिलती है, कि जैसे हमने खाना खाया तो ऑक्सीजन गैस कंबाइन करके दो चीजें बन गई, एनर्जी और कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो क्योंकि इस रिएक्शन में एनर्जी प्रोड्यूस हुई है, एनर्जी इवॉल्व हुई है, और जैसे कि आपको बताया कि जिन रिएक्शन में एनर्जी प्रोड्यूस होती है उन रिएक्शन को हम क्या कहते हैं बच्चों, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, समझ आया? चेक कर लेते हैं कि अच्छे से वीडियो बन रही है, ब्लर तो नहीं? ठीक है, ओके। तो हम लिखेंगे कि अबव रिएक्शन represent the respiration process। ठीक है, तो सिंस इन द अबव रिएक्शन, बस जो हमने समझा है उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करके लिख देना है कि सिंस इन द अबव रिएक्शन एनर्जी इज प्रोड्यूस, therefore this reaction is called exothermic reaction। तो इसलिए इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, समझ आया बच्चों?
तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन नंबर 11, व्हाई आर डीकम्पोजिशन रिएक्शन आर द अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, अब इसका ये मैं आपको लिखाऊंगा नहीं, क्योंकि मैंने ऑलरेडी आपको ये जो आपका पार्ट 1 है वीडियो का उसमें लिखवा दिया कि डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होते हैं और कॉम्बिनेशन क्या होते हैं। डीकम्पोजिशन में ब्रेक होता है कोई एक सिंगल रिएक्टेंट दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट में, और कॉम्बिनेशन रिएक्शन में दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट कंबाइन करके एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं। बिल्कुल अपोजिट हो रहा है, इसलिए दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। अच्छा, 12th क्वेश्चन है कि राइट वन इक्वेशन फॉर द डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो ये डीकम्पोजिशन रिएक्शन लिखवा रखा है तो ये लिखने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, राइट इक्वेशन फॉर दीज रिएक्शन। क्वेश्चन नंबर 13 ये भी मैंने आपको लिखवा रखा है आर्टिकल्स में पहले आपके फर्स्ट पार्ट में कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है। ठीक है, तो ये भी करने आपको जरूरत नहीं है क्योंकि लिखवा रखा है ऑलरेडी है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 14, इन द रिफाइनिंग ऑफ सिल्वर द रिकवरी ऑफ सिल्वर फ्रॉम सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन इन्वॉल्व डिस्प्लेसमेंट बाय कॉपर मटेरियल। अच्छा, रिफाइनिंग ऑफ सिल्वर द रिकवरी ऑफ सिल्वर फ्रॉम सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन इन्वॉल्व डिस्प्लेसमेंट बाय कॉपर मेटल। ये मैं लिखवा देता हूँ आपको। ठीक है, क्वेश्चन तो इसको नोट कर लो बच्चों वीडियो को पॉज करके। देखो जो क्वेश्चन क्या है, कहते हैं कि इन द रिफाइनिंग ऑफ सिल्वर की, जैसे मान लो कि सिल्वर हमें निकालना है सिल्वर नाइट्रेट से। ठीक है, ये सिल्वर नाइट्रेट है, सिल्वर नाइट्रेट में से हमने सिल्वर को अलग निकाला है तो किसके साथ रिएक्शन करवा दिया, कॉपर के साथ। कॉपर क्योंकि ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है सिल्वर से तो NO3 को अपने साथ ले जाएगी। ठीक है, और सिल्वर हमारा क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। ठीक है बच्चों, समझ आया, नोट कर लो इसको। ठीक है बच्चों, हाँ एक चीज़ आप ध्यान में रखना, कॉपर नाइट्रेट का मैं ट्वाइस लगा देंगे। बैलेंस केमिकल आप लिखने को लैब केमिकल इक्वेशन लिखने सीख लीजिए। ठीक है बच्चों, एक अलग से वीडियो बनाऊंगा बैलेंसिंग करने के लिए। अच्छा नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है बच्चों कि व्हाट डू यू मीन बाय प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या होता है, जिसमें प्रेसिपिटेट बन जाते हैं, कि द रिएक्शन इन विच इन्वॉल्व द फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, जिसमें प्रेसिपिटेट बन जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 आपका कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन, ये मैंने लिखवा दिया बच्चों। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट आपका कि वाई डू वी अप्लाई पेंट ऑन आयरन आर्टिकल। ये आपको पता है बच्चों, हम लोहे की चीज़ों पे पेंट क्यों करते हैं, क्योंकि बच्चों कई बार उनको जंग लग जाती है। ठीक है, सॉरी मतलब अगर हम पेंट नहीं करेंगे तो वो एयर के और मॉइस्चर के कॉन्टैक्ट में आ जाएंगे डायरेक्टली, तो जिससे उनको जंग लग जाती है। अगर हम उसके ऊपर पेंट कर देंगे तो डायरेक्टली कॉन्टैक्ट में नहीं आएंगे। ठीक है, एयर और इसके मॉइस्चर के, क्योंकि बच्चों जो ये वाला आपका टॉपिक है ना कोरोजन वाला, आई थिंक मे बी सिलेबस से रिमूव कर दिया गया है। तो ये मैं आपको कंफर्म करके इसका बताऊंगा कि शायद ये रिमूव तो नहीं हुआ कोरोजन वाला पार्ट। चलो फिर भी मैं क्वेश्चन आपको लिखवा देता हूँ। ठीक है, नोट कर लो इस क्वेश्चन में। तो बच्चों हम लिखेंगे कि अगर हम जो आयरन के आर्टिकल अगर वो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आते हैं एयर और मॉइस्चर के, तो उनमें जंग लग जाती है, कि कोरोजन हो जाता है। तो व्हेन आयरन आर्टिकल्स comes in direct contact of air and moisture, they undergo corrosion। ठीक है, तो उनको कोरोजन से अवॉइड करने के लिए कि डायरेक्ट कांटेक्ट में ना आए। जैसे मान लो ये आयरन है, अगर मैं उसके ऊपर ऐसे पेंट कर दूंगा तो जो अब इसकी सरफेस थी ना, जैसे मान लो पहले सरफेस डायरेक्ट कांटेक्ट में आ रही थी एयर और मॉइस्चर की, लेकिन जैसे मैंने इसके ऊपर पेंट कर दिया, अब जो पेंट की लेयर है इसने इसको अभी डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आने से रोक लिया एयर और मॉइस्चर की, खुद बीच में पेंट की लेयर आ गई, तो अभी डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में नहीं आ पा रही एयर के और मॉइस्चर के, जिससे इसको कोरोजन नहीं होगा। ठीक है, तो दे अंडरगो कोरोजन। ठीक है, ऑन अप्लाइंग पेंट, जैसे हम पेंट अप्लाई करते हैं, द आयरन आर्टिकल्स doesn't come in direct contact of air and moisture। ठीक है, और अगर
उसके कांटेक्ट में नहीं आएंगे एयर और मॉइस्चर के, तो दस उनको कोरोजन आएंगे। दस दे डू नॉट अंडरगो कोरोजन, कोरोजन नहीं होगी। ठीक है बच्चा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि ऑयल एंड फैट कंटेनिंग आइटम आर फ्लश विद नाइट्रोजन। देखो बच्चों, जैसे आप ऑयल की, जैसे आप लेज का पैकेट खरीदते हैं उसमें हम नाइट्रोजन गैस भरी रहती है। उसके पीछे का रीज़न क्या है बच्चों? अगर हम उसमें नाइट्रोजन गैस नहीं भरेंगे तो वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर जाएगी, क्योंकि ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में ज़्यादा रिएक्टिव गैस कौन सी है? नाइट्रोजन। ठीक है, उसके पीछे भी रीज़न होता है कि ऐसा क्यों होता है। ठीक है, तो ऑक्सीजन ज़्यादा रिएक्टिव है, तो अगर नाइट्रोजन नहीं भरेंगे तो ऑक्सीजन रिएक्शन कर जाएगी, और अगर उसने रिएक्शन किया लेज के पैकेट के अंदर जो मटेरियल है उसके साथ, तो वो ख़राब हो जाएगी चीज़, चाहे वो ऑयल में बनी हो फैट में बनी हो। तो कि वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन ना करे, उसमें पहले ही हम नाइट्रोजन भर के रख देते हैं कि ऑक्सीजन को स्पेस ही ना मिले अंदर आने का। ठीक है, तो इसका आप लिख सकते हो कि इफ़ वी डू नॉट फ्लश नाइट्रोजन इन द ऑयल एंड फैट आइटम्स दे विल रिएक्ट विद द ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन विल स्पॉइल द फूड आइटम्स। ठीक है, तो इसलिए उसको अवॉइड करने के लिए हम क्या करते हैं, उसमें फ्लश कर देते हैं ऑक्सीजन, सॉरी नाइट्रोजन फ्लश कर देते हैं। ठीक है, बाकी कोरोजन तो पता ही आपको क्या होता है। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 की कोरोजन क्या होता है? कोरोजन बच्चों वही कि जब भी कोई भी मेटल एयर और मॉइस्चर के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आती है तो उससे वो ख़राब होना स्टार्ट हो जाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? कोरोजन। और रेंसिडिटी क्या होती है? रेंसिडिटी होती है बच्चों कि जैसे फूड आइटम है हमारी जो फैट और ऑयल में बनी है, वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ख़राब होना स्टार्ट हो जाती है, उनमें स्मेल आनी स्टार्ट हो जाती है, तो उसको हम बोलते हैं रेंसिडिटी। ये दोनों आर्टिकल मैंने इसलिए लिखा क्योंकि आई थिंक ये सिलेबस से कट हो गए, मैं पक्का श्योर नहीं इसको लेकर, बट फिर भी मैंने आपको बता दिया कि दोनों चीज़ें हैं क्या। और इसके अलावा बच्चे जैसे भी आपको किसी और आर्टिकल में, किसी और चैप्टर में, कहीं पे भी आपको प्रॉब्लम लग रही हो कि ये चैप्टर मेरे को समझ में नहीं आ रहा है ना, कोई साइंस का चैप्टर या मैथमेटिक्स का चैप्टर, आप कमेंट बॉक्स में हमें बता दें, हम उसके ऊपर वीडियो बना देंगे।